कहां तक पढ़ा दिया था? क्वेश्चन कराना शायद। क्या कह रहे हो? डिस्कशन है। जय हिंद डॉक्टर्स। सॉलिड का डिस्कशन करना है आज। निकाल लो मॉड्यूल। बीबी वन में किसी को डाउट है तो बोलो। बीबी वन में किसी को डाउट है तो बोलो। कहीं तक डिस्कशन करा था क्या अपन ने? शुरू करना है ना? कल वाला क्वेश्चन मैं वापस से डिस्कस करूंगा जो रह गया था, है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बीबी वन में किसी को डाउट? बीबी टू में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20 किसी को डाउट? 21 to 40 किसी को डाउट? 21 to 40 बनाया था नहीं बनाया था? शाबाश। बना नहीं बना? बहुत बढ़िया। 41 to 60 किसी को डाउट? हाँ, कौन सा? एचसीपी यूनिट सेल के एग्जांपल्स याद कराए थे मैंने। एग्जांपल याद कराए थे क्या? एससीसी बीसीसी के नहीं कराए थे? तो फिर लिखो क्या कराए थे। अच्छा तो फिर लिखो ना यार। एससीसी का एग्जांपल क्या है? पो। लिखो। लिखना नहीं है, मॉड्यूल खोलो फटाफट। पो पो जल्दी। पेज नंबर 11 देखो एक बार। 11 नहीं है, 16 देखो फिर। हाँ 16। एससीसी का एग्जांपल क्या है? पो है, एक ही है। पो क्या है? पो का मतलब पोपो नहीं, पोलोनियम। पोपो कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। बीसीसी के एग्जाम्पल की बात करें तो याद करो, बमन ईरानी को जानते हो? 3 इडियट्स में वायरस, है ना? एमबीबीएस में मुन्ना भाई, एमबीबीएस में डीन, है ना? बमन, बमन ईरानी, ईरानी मतलब लोहा। बमन ईरानी। उसकी पहली गाड़ी फरारी नहीं, वैन थी। घोंचू कोई भी पहली गाड़ी फरारी नहीं लेता है। पहली गाड़ी फरारी। फर्स्ट कार क्या थी? वैन थी। बात समझ आ रही? उस जमानों की बात है। उस जमाने में वैन किसी के पास नहीं हुआ करती थी, उसने वैन खरीदी थी। बमन, बमन ईरानी, फर्स्ट कार वाज वैन। ठीक है, हो जाएगा अब याद। अभी भी नहीं होगा? एक काम करो, 5 बार बोलो। ठीक है ना? ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? बीसीसी के। अब एफसीसी के याद करा दूंगा तो एचसीपी के याद हो जाएंगे? बोलो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार।
अगर एससीसी बीसीसी एफसीसी के याद हो गए तो बचा कौन? एचसीपी। तो जितने भी बचे हुए एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे किसके? एचसीपी के। ठीक है। क्या कह रहे हो? सर का? सर का? अभी तो देखो, है ना, सुनो इधर, ये क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये सारे क्या है? ग्रुप है। इसको समझना ध्यान से। SrCaAl, कोनिकू ग्रुप, है ना, कॉपर का ग्रुप, कोबाल्ट का ग्रुप, निकल का ग्रुप। ये हीलियम कौन से ग्रुप में होता है? इनर्ट गैस वाले में। हीलियम नहीं है, बाकी सारी इनर्ट गैस है। देख लो एक बार, वही लिखा हुआ है ना। मतलब हीलियम नहीं है, बाकी सारी क्या है? इनर्ट गैस है। हो जाएंगे अभी याद। क्या कह रहे हो? ये लिख लिया? हाँ। अब किसको डाउट था? 29 डाउट खत्म। और क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखना। यहाँ पर एक्सेस क्या होगा? ये वाली एक्सेस ले लो, एक एक्सेस, या ये वाली एक्सेस ले लो, या ये वाली एक्सेस ले लो। मतलब अगर ऐसे यूनिट सेल में बात करें तो ये एक्सेस, या ये एक्सेस, या ये एक्सेस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी एक एक्सेस पे जितने भी फेस सेंटर है, सिर्फ फेस सेंटर हटाने हैं। एक्सेस पे जितने एटम आ रहे हैं वो नहीं हटाने। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। एक एक्सेस पे जितने भी फेस सेंटर आ रहे हैं वो हटा दो बस। अब दो फेस सेंटर आ गए, एक का कंट्रीब्यूशन आधा, तो कुल मिलाकर कितने हटेंगे? एक। हो जाएगा, देखो। 40 तक किसी को डाउट? मुझे एक बात बताओ, किसको डाउट है 37 में? हाँ। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8। तो एक एटम पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई ना। बस यही तो पूछ रहा है। ठीक है। 41 से 60 किसी को डाउट? 41 से 60। 40 कहां पर हो? हाँ। The tetrahedral voids formed by CCP arrangement of Cl minus ions in rock salt। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? मुझे एक बात बताओ, NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है क्या? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। वेकेंट होगा। आगे समझ में? टमाटर है। आ गया। शाबाश। 61 से 71 किसी को डाउट? 65 क्या हो गया इसमें? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूं, है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 65, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, है ना? अब NaCl की बात हो रही है। 65 NaCl की बात हो रही है। मुझे एक चीज समझ में आ गई, मतलब ये आयनिक क्वेश्चन, आयनिक का क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड का क्वेश्चन है। Z कितना हो जाता है NaCl के लिए? 4। M मोलर मास NaCl का 58.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। निकालनी क्या है? ए क्यूब 5.85।
सॉल्व कर लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? ये 10⁻⁻23 जाएगा, इसको -24 बनाना, क्यूब रूट आ जाएगा। क्या कह रहे थे? इसके आगे हो जाएगा यार, कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ नहीं है। आपने 10⁻⁻24 नहीं करा होगा। दो चीजें मैंने बताई थी आपको, दो चीजें बोली थी। आप क्या करना, एक तो आपको एक क्यूब रूट निकालना हो तो पावर में 10⁻⁻24 लाना, नहीं लाओगे तो कैसे होगा फिर, है ना। अब हो जाना, एक बार करना, फिर नहीं तो मेरे से पूछ लेना, है ना। हाँ सॉरी, 10 है ये 10 है, ये 10 टाइम्स जा रहा है। हाँ कौन सा? इतनी पीछे कैसे चल रही आपकी गाड़ी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, इसको 8 पार्ट में तोड़ दो। ये क्वेश्चन हो गया था, है ना। देखो एक चीज मजेदार बात बता रहा हूँ, 3D में स्टडी करिए तभी इमेजिन कर पाओगे। अब यहाँ पर कह रहा है एक यूनिट सेल को 8 पार्ट में तोड़ दो। मुझे एक बस छोटी सी बात बता दो, टेट्राहेड्रल का बनेगा। हम्म कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस में, यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल में कितने बनेंगे? हाँ टेट्राहेड्रल 8 बनेंगे, है ना। एक यहाँ, एक यहाँ, दो वहां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इस यूनिट सेल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड होगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब 8 यूनिट सेल हो गई। एक ये वाली यूनिट सेल, 2 3 4 5 6 7 8। हर यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल आ रहा है, एक आ रहा है, आ गया, चेक कर लेना आप, है ना। 71 तक किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 15, किसी को डाउट? 1 to 15 बन गए थे। 7 की बात करें, ये लिख लिया ना आप सभी ने? ऑक्सीजन कहां पर है? सीसीबी पर 4। ये चीज समझ में आई? आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। मतलब जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो किससे कंपोज्ड है, किससे बनी हुई है? ऑक्साइड आयन से। मतलब ऑक्सीजन कहां पर है? सीसीपी। सीसीपी मतलब एफसीसी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर कह रहे हैं 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल ए। अब मुझे एक बात बताओ, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 8 मिलेंगे। अब कह रहा है 1/4 ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो यहां पर ए कोई डाइवेलेंट मेटल है, कुल मिलाकर टेट्राहेड्रल वॉइड 8, सिर्फ 1/4 ऑक्यूपाइड है, तो 8 × 1/4 ये कितना हो जाएगा? 2। अब कह रहा है octahedral voids are occupied by a monovalent metal B। B कोई मेटल है, इसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। O2A B2, मतलब A B2O2, A B2O2 सेकंड ऑप्शन है क्या आंसर? आसान ही था ये। 24 तक किसी को डाउट? 18, 18 में और किसको डाउट है? गलती बता दूं आपकी या सॉल्व करूं? सॉल्व कर लेता हूं। चलो गलती बता देता हूं मैं आपको, है ना, फिर सॉल्व भी कर दूंगा, टेंशन मत लो। आप पता है क्या कर रहे हो? एटॉमिक रेडियस कह रहा है सेम है, और मोलर मास भी क्या कह रहा है? सेम है।
मतलब आप आर को कैंसिल आउट कर सकते हो, ए को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और आप क्या कर रहे होंगे, ए को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। देख लेते हैं एक बार। गलती मैंने आपको बता दी है वैसे। अब कह क्या रहा है ये, रेशियो किसका निकालना है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ रूम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बीसीसी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एफसीसी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। देखो मोलर मास की बात करें दोनों का सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। Na की बात करें दोनों का सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अपन को किसका रेशियो देखना है, Z अपॉन ए क्यूब का। ठीक है, बीसीसी के लिए Z कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ए क्यूब, ये ए क्यूब किसका है, बीसीसी का है, डिवाइडेड बाय एफसीसी के लिए 4 इंटू ए क्यूब। ये ए क्यूब किसका होगा, एफसीसी का। अब आप करो क्या, आप क्या कर रहे होंगे, इसको यूं डायरेक्टली काट रहे होंगे। ये यही तो नहीं काटना है, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि रेडियस बराबर है पर एज लेंथ बराबर नहीं है। अब आप क्या करो, ए को लिखो आर के टर्म्स में, तो ये तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ए की, तो ए और आर का रिलेशन बीसीसी में क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 4r, और एफसीसी में क्या हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू, ठीक है, √2a इज इक्वल टू 4r। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r बाय √2, यही होगी। तो ये हो जाएगा एफसीसी के लिए 4r बाई √2 का क्यूब। ये 2 से डिवाइड कर रखा है अपन ने, ठीक है। बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की, मतलब 4r बाय √3। तो ये हो जाएगा 4r बाय √3 का होल क्यूब। 3√3, 2√2, ओ 4√2। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आंसर, पैकिंग एफिशिएंसी से बन जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी आपने लग दी होगी 74 से, हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, बन जाएगा। 24 तक किसी को डाउट, एक्सरसाइज नंबर 3, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया था आपको। जेड कितना रखोगे, जेड 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 1 या 2, बात समझ में आ रही है अब गलती मत करना। हाँ, 13 नंबर का डेटा, कौन सा डेटा चाहिए, 13 का, अच्छा एक सेकंड। क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस सॉलिड्स होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। पेज नंबर 3, नीचे देखो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। क्या, हम्म, ये सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो। मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, ग्लास पेन का दिया था एग्जाम्पल। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में जाओगे देखने, या विंटेज हेरिटेज देखने जाओगे, तो ग्लास पेन्स क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं नीचे से, है ना। तो ये जो ग्लास का एग्जाम्पल होता है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है, ये सारे एमोर्फस के एग्जाम्पल्स होते हैं। उस समय भी बोला था मैंने, शायद तक एग्जाम्पल मैंने कोट करा था। अगर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाओगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो विंडो पेन्स होंगी, ग्लास पेन्स होंगे, वो नीचे से मोटे हो जाते हैं। वो नीचे से मोटे इसलिए होते हैं कि क्योंकि ग्लास में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनकी टेंडेंसी होती है वाटर की तरह, लिक्विड की तरह फ्लो करने की। वो इतनी जल्दी फ्लो नहीं करेंगे, हाँ, पर लॉन्ग ड्यूरेशन पर, लॉन्ग स्टैंडिंग के कारण वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे फ्लो करने लगेंगे, और नीचे से क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे ग्रेविटी के कारण, और ऊपर से क्या रहेंगे, पतले रहेंगे। मतलब यहां पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। फ्लो किसकी तरह कर रहे हैं, लिक्विड की तरह, और ये लिक्विड जो है वो क्या है, सुपर कूल्ड, ऐसे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो।
ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी को एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है तो ये क्वाड्स ग्लास जो होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है? एमॉर्फस का एग्जाम्पल होता है। हाँ? अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये बता दिया था? ये नहीं बताया था? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गया था, है ना? इसको देख लेते हैं एक बार। आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है। हम्म। हाँ, किसने करा था ये सॉल्व? आ गया था आंसर? एक बार देख लेते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर log x बाई एम वर्सेस log p के कर्व की बात हो रही है। तो एक ही एक्सप्रेशन अपन ने देखा था, कहां पे देखा था? फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक है, तो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन क्या था? x बाई एम इज इक्वल टू, बोलो एक बार, k p की पावर। तो आप मुझे बताओ इसका log वाला फॉर्म क्या होगा? log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p, यही होगा। अब ये कहां पर है? y पर। ये कहां पर है? x पर। इसके साथ वाली टर्म स्लोप, और इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म होगी इंटरसेप्ट होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप कितना है? 45 डिग्री। मतलब m जो होगा वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। थीटा कितना है? 45 डिग्री। मतलब tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। कह रहे हैं इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? 0.60। इंटरसेप्ट कौन है? c। मतलब c की वैल्यू किसके बराबर है? log k के बराबर। मतलब बोल सकता हूं c इज इक्वल टू log k इज इक्वल टू 0.60। प्रेशर आपको दे रखा है 0.3 atm, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? x बाई एम कैलकुलेट करना है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बाई एम से। तो x बाई एम कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करो यहां पर, ये आ जाएगा log x बाई एम इज इक्वल टू log k 0.6 प्लस 1 अपॉन n। 1 अपॉन n कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि स्लोप जो है वो m है और m की वैल्यू किसके बराबर है? 1 अपॉन n के बराबर है, इनटू log 0.3, p की वैल्यू 0.3 है। बस हो गया ये सॉल्व। 0.6 प्लस log 3/10 लिख सकता हूं इसको। 0.6 प्लस log 3 माइनस log 10। log 10 कितना हो जाता है? 1। log 3 कितना हो जाएगा? 0.48। मतलब मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 1.08 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.08। मतलब log x बाई एम कितना आ गया? 0.08 आ गया। पर क्या अपन को log x बाई एम निकालना है? नहीं, अपन को क्या निकालना है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है x बाई एम। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0.08, और इसकी वैल्यू दे रखी है। क्या आंसर है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मिटा दूं? एनसीईआरटी पढ़ ली सॉल्यूशंस चैप्टर की? वो भेज दूंगा। वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली आज मैं पूरा काम कर दूंगा उस पर। कल आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, है ना? क्योंकि पीपीटी में कुछ स्लाइड्स नहीं है, है ना? वो स्लाइड्स मैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके, इसमें सारी स्लाइड्स दे रखे जो मेरे पास है ना, ये वाली पीपीटी, इसमें सब चीजें, इसमें से थोड़ा सा मुझे हटाना है, थोड़ा सा हटा के मैं आपको दे दूंगा। और जो जिनके पास अवेलेबल है उसमें तो बहुत सारी चीजें हटी हुई हैं, है ना? ठीक है।
हटा दूं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन मत देखो, सॉल्व कर लो बस। हाँ, लिखवा दिया था, करा घर पे सॉल्व, करा था सॉल्व, कोशिश करा था, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, समझ में आएगा अपने आप। मुझे तो एक बस बात बता दो छोटी सी, कोई सोल्यूशन दे रखा है ना, सोल्यूशन दे रखा है, मान लो मिथाइलिन ब्लू का एग्जांपल लिया था अपन ने लास्ट क्लास में, है ना। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई होती है जो ब्लू कलर की होती है, अगर उसमें मैं चारकोल डाल दूंगा तो चारकोल करेगा क्या? उसकी टेंडेंसी क्या होती है चारकोल की? एड्सॉर्ब करने की, है ना। वो क्या कर लेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा पार्टिकल्स को, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, रीड कर लेते हैं एक बार। 2 ग्राम ऑफ चारकोल हैविंग सरफेस एरिया 3.01 into 10 to the power 2 meter square is mixed in 100 ml of 0.25 molar acetic acid solution. After some time, concentration of solution becomes 0.24 molar. What will be surface area occupied by 1 molecule of acetic acid? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। अब इनिशियली एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, और इसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.25 मोलर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस सोल्यूशन में 2 ग्राम चारकोल डाल दिया। क्या कर दिया? 2 ग्राम मैंने क्या डाल दिया? चारकोल डाल दिया। अब आप ही को अपने आप समझ में आने लगेगा, देखना। अब अगर इसमें 2 ग्राम चारकोल डालता हूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 0.24 मोलर। अब ये कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो गया? क्या हो गया? कौन एड्सॉर्ब हो गया? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? और ये चीज समझ में भी आती है, चारकोल की टेंडेंसी होती है एड्सॉर्ब करने की। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इनिशियली जितने मोल्स होंगे एसिटिक एसिड के वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, फाइनल मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। जो डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा? इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि कितने मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एड्सॉर्ब हुए। जितने भी एड्सॉर्ब होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे वो इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये सरफेस एरिया किसका है? चारकोल का है। तो समझ लो, मान लो फलाना मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए, तो फलाना मॉलिक्यूल्स इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, बस ये पूछ रहा है। यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले निकालूं इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, इनिशियल मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितना है? 0.25, वॉल्यूम इन लीटर कहेंगे 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 0.025 मोल। अब जब मैंने इसमें 2 ग्राम चारकोल डाला जिसका सरफेस एरिया था 3.01 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर, 2 ग्राम चारकोल जब मैंने इसमें डाला तो फाइनल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने रह गए? 0.24 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यह आ जाएगा 0.024 मोल। तो बचे हुए मोल कहां गए? इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड कितना हो जाएगा? ये 0.025 माइनस 0.024, तो ये आ जाएगा 0.001 मोल। अब इतने मोल एड्सॉर्ब हुए तो क्या मैं निकाल सकता हूं कितने मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए इनटू Na? तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड, ये किसके बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 0.001 इंटू Na, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर
20 मॉलिक्यूल्स। बोल सकता हूं, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गए। अब इसका सरफेस कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं इतने मॉलिक्यूल्स इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा निकाल सकता हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। देयरफॉर one molecule will occupy 3.01 into 10⁻² divided by 6.02 into 10⁻20 मीटर स्क्वायर एरिया। डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻−18 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻−17 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। -19, सॉरी, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला 10 क्या कर देगा? इसको 5 बना देगा, नीचे वाला -19 बना देगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। वैसे तो प्रिंटेड सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, दिखाऊं क्या? लिखो इसको फटाफट। तो यहां पर आकर आपके इस चैप्टर का एक सेक्शन खत्म होता है, दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, यहां पर अब अपन को दो और सेक्शन पढ़ने हैं, दैट इज कोलॉइड्स एंड कैटालिसिस। कोलॉइड्स की अगर अपन बात करें तो अल्टीमेटली अपन को इस चैप्टर में कोलॉइड्स ही पढ़ना है। एक सेकेंड। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा क्या? कल पता पड़ जाएगा अपने आप, देख लेते हैं। हाँ जी बोलिए। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है क्या? कितने लेक्चर होंगे मतलब? 4 लेक्चर होते हैं, मैं 5 लेता हूँ। अभी देखो तो सही, पढ़ने तो दो पहले। ये लिख लिया? मिटा दो इसको। अच्छा, नेक्स्ट अपन को सेक्शन पढ़ना है कोलॉइड्स। कैटालिसिस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कैटालिसिस सिर्फ 40 मिनट्स का ही है। ठीक है, अल्टीमेटली अपन को पढ़ना क्या है? यहाँ पर कोलॉइड्स पढ़ना है। और एक बार कोलॉइड्स समझ में आ गया, कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं समझ में आया तो रटते रहोगे, भूलते रहोगे, रटते रहोगे, भूलते रहोगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ऐसे अगर देखा जाए ना, बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत लपक के हार्ड वाला चैप्टर है। सॉलिड स्टेट हार्ड था क्या? बहुत आसान इसलिए था क्योंकि 3D में स्टडी करी थी। 2D में करते तो वहां पर मॉड्यूल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक यूनिट सेल को ही 8 पार्ट में तोड़ दो, कितना रटोगे? कैसे भी तोड़ देगा वो तो, एग्जामिनर तो कैसे भी तोड़ देगा, कितना रट पाओगे? तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो मेरे पे विश्वास करो, इसको अगर समझ लिया तो मजा आ जाएगा चैप्टर में। जैसे सॉलिड स्टेट में जो टिक करे थे ना आपने क्वेश्चन, वैसे यहां पर भी टिक ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब अगर यहां पर देखें तो नेक्स्ट अपन को यहां पर कोलाइड्स पढ़ना है। कोलाइड्स को डायरेक्टली पढ़े इतना मजा नहीं आएगा, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इसके, है ना? ये मैं डाल दूं?
अब अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो एक केमिस्ट हुआ करते थे थॉमस ग्राहम करके, उन्होंने 1861 में कुछ बोला था। अब वो क्या बोला था इसको देखते हैं। कुछ बोलकर चले गए वो, अब वो क्या बोल के गए वो देखते हैं। उन्होंने बोला था 1861 में थॉमस ग्राहम ने क्या करे थे, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करे थे। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ क्या करे थे, एक्सपेरिमेंट करे थे। और एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने क्या बोला कि सब्सटेंसेस को अपन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कैसा करा, उन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन बनाए। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्या बनाए, सॉल्यूशन बनाए। और सॉल्यूशन बनाने पर उन्होंने क्या करा, उन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कराया, डिफ्यूजन कराया। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस का उन्होंने क्या कराया, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कराया, डिफ्यूजन कराया। और उन्होंने इस डिफ्यूजन के बेसिस पर सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा। कैसे करा, उन्होंने बोला कि जो सब्सटेंसेस डिफ्यूजन कर पा रहे हैं उन्हें बोलेंगे क्रिस्टलॉइड, और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बोलेंगे कोलॉइड। तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस बनाए। सॉल्यूशंस का क्या कराया, डिफ्यूजन कराया। किसके थ्रू कराया, पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू कराया। और जिसका डिफ्यूजन हो गया उन्होंने उसको क्या बोला, क्रिस्टलॉइड, और जिसका नहीं हुआ उसको बोला कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो थॉमस ग्राहम ने क्या करा था, 1861 में सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। जो डिफ्यूजन कर पा रहे हैं वो क्रिस्टलॉइड, जो नहीं कर पा रहे हैं वो कोलॉइड। ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत टाइम तक तो ये क्लासिफिकेशन वैलिड रहा, पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया, नए केमिस्ट आए, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने फर्दर इस पर रिसर्च करी, इस पर एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने फाइनली ये बोल दिया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल गलत है। इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। कैसे डिस्कार्ड करा, उन्होंने प्रूफ दिया कि सपोज करो NaCl को डालते हैं पानी में, NaCl को क्या किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और अगर इसका डिफ्यूजन कराते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू तो डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर NaCl के सॉल्यूशन का डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब NaCl को किस में कैटेगराइज करूं, क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड में। तो उन्होंने बोला कि थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग NaCl का क्लासिफिकेशन किस में होना चाहिए, क्रिस्टलॉइड में। पर एट द सेम टाइम अगर NaCl को डालते हैं बेंजीन में, किसमें डालते हैं, बेंजीन में डालते हैं, इसका डिफ्यूजन नहीं होता। अब अगर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है इसके सॉल्यूशन का, मतलब ये कहां होना चाहिए, कोलाइड में होना चाहिए। केमिस्ट ने बोला कि एक सब्सटेंस को आप दोनों जगह कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोप को मैंने डाला पानी में, सोप को मैंने डाला पानी में, अब इसका डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। याद करो कभी नहाते हो, और जब नहाते हो तो वहां पे जो वायर मैश होती है उसमें वो सोप का लेदर जो होता है, सोप लेदर होता है, वो जम जाता है, उसको फिर पानी डाल डाल के बहाना पड़ता है, होता है ऐसा, होता है ना। अब वो इतने मोटे मोटे छेद से डिफ्यूज नहीं हो पा रहा, तो पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से कैसे डिफ्यूज होगा, मतलब डिफ्यूज ही नहीं हो रहा था, है ना। तो डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, याद करो ना, वो पानी डाल डाल के उसको बहाते हैं, बहेजा बहेजा बहेजा, बहता ही नहीं है वो आसानी से, है ना। तो सोप को मैं वाटर में डालूंगा और इसका डिफ्यूजन कराता हूं तो डिफ्यूजन नहीं होता। अब डिफ्यूजन नहीं होता तो किसमें कैटेगराइज करूं, कोलाइड में। पर जैसे ही सोप को डालता हूं अल्कोहल में, है ना, सोप को जैसे ही मैं डालता हूं अल्कोहल में और इसका डिफ्यूजन कराता हूं, ये डिफ्यूज मार जाता है। अब डिफ्यूज मार जाता है मतलब क्रिस्टलॉइड में होना चाहिए इसको। अब इसका मतलब यह है कि एक सब्सटेंस दो दो जगह तो हो नहीं सकता, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। और अल्टीमेटली केमिस्ट ने क्या बोला, ध्यान से लाइन सुनना, कोलॉइड डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड पर्टिकुलर क्लास नहीं है सब्सटेंस की, कोलॉइड्स डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्सटेंस, बट it is a state of substance
which depends on size of solute particles. कोलॉइड कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है सब्सटेंस की. कोलॉइड क्या है? एक सब्सटेंस की स्टेट है जो किस बात पर डिपेंड करेगी? इसके साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी. अपन जब चाहें किसी भी सॉल्यूशन को कोलॉइड बना सकते हैं, ये अपन पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं सोप की, सोप को मैं कोलॉइड बना सकता हूं. कैसे बनाऊंगा? पानी में डाल के. पर सोप को अगर मुझे ट्रू सॉल्यूशन बनाना है, अल्कोहल में डाल दो. NaCl कोलॉइड बनाना है, बेंजीन में डाल दो. ट्रू सॉल्यूशन बनाना है, पानी में डाल दो. तो ये जो कोलॉइड है ना, ये कोई क्लास नहीं है सब्सटेंस की. ये क्या है? स्टेट होता है. सब्सटेंस का क्या होता है? स्टेट होता है, जो किस बात पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. तो जब अपन चाहे किसी भी सब्सटेंस को कोलॉइड बना सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस को ट्रू सॉल्यूशन बना सकते हैं. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो ये लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, colloids does not apply to a particular class of substance, but it is a state of substance which depends on size of solute particles. ठीक है. फिर फाइनल क्लासिफिकेशन जो करा गया सब्सटेंसेस का, वो करा गया 3 बेसिस पर. 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा सॉल्यूशंस को. फिर कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई करा? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. ये आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे बचपन से. आपको बताया गया होगा सॉल्यूशंस 3 टाइप के होते हैं: ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. ठीक है. फिर फाइनली क्लासिफिकेशन करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. सबसे छोटे पार्टिकल्स कहां पर मिलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन में. सबसे बड़े पार्टिकल कहां मिलेंगे? सस्पेंशन में. और इनके बीच में जो पार्टिकल साइज होगी वो होगी कोलॉइड्स की. ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं यहां पर. Thomas Graham in 1861 studies the process of diffusion of dissolved substances through a parchment paper or an animal membrane and divided the substances into 2 classes, that is crystalloid and colloid. But this classification soon proved to be wrong, since a crystalloid could behave as a colloid under different conditions and vice versa. ठीक है. फिर नया क्लासिफिकेशन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूशंस को अपन ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा: क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड एंड सस्पेंशन. अब यहां पर एक टेबल देखेंगे अपन. किसकी टेबल देखेंगे? ट्रू सॉल्यूशन की, कोलॉइड की और सस्पेंशन की. यहां पर अभी अपन को 7-8 पॉइंट देखने हैं. ठीक है. 7 to 8 पॉइंट्स देखने हैं. ये इनके क्या कह सकते हो आप? डिफरेंस बोल सकते हो. इनके बीच में कंपैरिजन देख सकते हो, कंपैरिजन बोल सकते हो. एक भी कंपैरिजन याद रखने की जरूरत नहीं है. जिस तरीके से ये कंपैरिजन समझा रहा हूं उस तरीके से इसको समझना है और रटने की कोई जरूरत नहीं है, है ना. अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, मैं जानता हूं क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन मैंने पढ़ रखा है सॉल्यूशंस चैप्टर में, है ना. और सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन के बारे में भी अपन को थोड़ा बहुत आइडिया है. मुझे तो एक बात बताओ, इस टेबल को समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से, पूरी टेबल खत्म हो जाएगी. सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन का एक सिंपल एग्जांपल दे दो मुझे. सॉल्ट इन वाटर, है ना. शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर लेकर चलते हैं. क्या ये कभी एग्जांपल भूलेंगे ट्रू सॉल्यूशन का? नहीं भूलेंगे, है ना. अगर मैं बात करूं सस्पेंशन सॉल्यूशन के एग्जांपल की, सैंड इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल है सैंड इन वाटर. ये 2 एग्जांपल तो आप कभी भूल ही नहीं सकते. अब एग्जामिनर कोई सी भी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ ले तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में सोचना है तो सॉल्ट इन वाटर, सस्पेंशन के बारे में सोचना है तो सैंड इन वाटर. ठीक है. अब सबसे पहले अगर मैं यहां पर साइज की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर. सस्पेंशन पार्टिकल के साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर. अब अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की विजिबिलिटी की बात करें तो सॉल्ट इन वाटर को आप कभी भी किसी भी ऑप्टिकल मींस से नहीं देख सकते. अगर देख लेते तो उसको कभी भी होमोजीनियस नहीं बोल पाते. और अगर मैं बात करूं सैंड इन वाटर की, तो सैंड इन वाटर को तो ऑप्टिकल मीन से देख ही सकते हो, इवन नेकेड आई से देख सकते हो. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके सेपरेशन की, तो सॉल्ट इन वाटर को मैं किसी भी मीन से सेपरेट नहीं कर सकता, ना ही फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर सकता हूं, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकता हूं. सैंड इन वाटर की बात करूं तो सैंड इन वाटर को फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकता हूं, इवन हैंड पिक करके सेपरेट कर सकता हूं. इतने बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, तो सॉल्ट इन वाटर का डिफ्यूजन रैपिडली होता है, डिफ्यूज मार जाता है, किसी भी मैश से क्या हो जाता है? पास हो जाता है ना. पर अगर मैं बात करूं सैंड इन वाटर की, क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? क्या पार्टिकल्स डिफ्यूज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. अगर मैं यहां पर बात करूं सेटिंग की, सेटिंग नहीं सेटलिंग की,
सेटलिंग की बात करूं, सेटलिंग की बात करूं तो सॉल्ट इन वाटर, क्या सॉल्ट पार्टिकल सेटल होंगे? नहीं होंगे। अगर यहां पर बात करूं सैंड इन वाटर की, ये सेटल हो जाएंगे। इन दो एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में, इन दो एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में ऐसी कंडीशंस लाई करती हैं जिनको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस होते हैं कोलाइड्स। अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये डिफ्यूजन कर पाते हैं, रैपिडली करते हैं, ये नहीं करते हैं, मतलब ये हौले हौले करेंगे, खत्म हो गया, है ना। मतलब बीच की जो भी कंडीशन होगी वो ये सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है बात सभी को? अब फटाफट डिफरेंस देखेंगे अपन, कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले बात करें पार्टिकल साइज की। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब बीच की क्या हो जाएगी? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर। अगर अपन बात करें यहां पर विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी की बात करें ट्रू सॉल्यूशंस के केस में, नॉट विजिबल विद एनी ऑफ द ऑप्टिकल मींस। ऐसा अभी तक कोई भी ऑप्टिकल मींस नहीं बना है जिसकी मदद से अपन सॉल्ट इन वाटर को देख सकें। सस्पेंशन की बात करें, नेकेड आई से तक देख सकते हैं। अब इनके बीच की कंडीशन क्या हो गई? अपन यहां पर इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मे बी विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कोलॉइड को कैसे देखेंगे, तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सेपरेशन की। अब सॉल्ट इन वाटर, ना तो आप फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर सकते हो, नहीं अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर सकते हो। अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट करने वाले मेथड को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन में पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप इनको फिल्टर पेपर की मदद से भी सेपरेट कर सकते हो और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, ये समझ में आ रहा है, फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, है ना। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रा लग रहा है ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत हाई क्वालिटी का फिल्टर पेपर होगा। मतलब यहां पर जो पोर साइज होगी वो छोटी होगी, छोटी होगी, है ना। भले कितनी भी छोटी हो, सेपरेट नहीं कर पाएगी। यहां पर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही क्या कर देंगे? सैंड को सेपरेट कर देंगे। पर अगर मैं बात करूं कोलाइडल पार्टिकल्स की, कोलाइडल पार्टिकल्स को आप फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइडल पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर की मदद से इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्टर पेपर में पोर साइज होती है बड़ी बड़ी, पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उसमें पोर साइज छोटी होती है, आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, बीच की कंडीशन आ गई। नॉट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, समझ में आ रही है ना बात? नॉट पॉसिबल और पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिफ्यूजन की, रैपिडली डिफ्यूज होगा। ठीक है। और ये तो डिफ्यूज ही नहीं होगा, तो ये हौले हौले डिफ्यूज होगा, है ना। मतलब बीच की कंडीशन किसकी होगी? कोलाइड की होगी। अब याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें सेटलिंग की, है ना। डज नॉट सेटल, सॉल्ट पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होंगे, पर सैंड पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। तो ये, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। नहीं कब होंगे? अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को ऐसे रख दोगे, वो सेपरेट नहीं होगा, वो ग्रेविटी के कारण पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। ठीक है, ग्रेविटी के कारण पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। पर अगर सेंट्रीफ्यूगेज करोगे, करके ऐसे घुमाओगे उसको, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी बट इट में सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें नेचर की। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। और अगर मैं कोलाइड्स की बात करूं तो कोलाइड्स भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस होते हैं। इनमें हमेशा दो फेज नजर आते हैं। और याद करो, फेज और फिजिकल स्टेट के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, बताया था ना। तो जो फेज होता है, अगर आपके सामने दो अलग अलग फेज दिखाई दें तो आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो देखो ये रहा ऑयल फेज, देखो देखो ये रहा वाटर का फेज। तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। इसको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन कोलॉइड पढ़ेंगे तो हमेशा वहां पर दो फेज की बात करेंगे। अब हमेशा दो फेज की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा नेचर होगा? हेट्रोजीनियस नेचर होगा। याद करो, ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट, कुछ नाम सुन रखा है अपन ने। ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट क्या ट्रू सॉल्यूशन शो करेंगे? नहीं करेंगे। अगर करते तो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, अगर करते
तो सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते। अब यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां पर पढ़ रहे हैं तो कौन शो करेगा? कोलाइड शो करेगा, मतलब सस्पेंशन नहीं करेगा। डज नॉट शो, शोज, देखो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, डज नॉट शो, ये शो करेगा, और ये मे और मे नॉट शो। अगर इन जनरल आपसे पूछ ले, नहीं शो करता। मैं इसलिए यूज करा है, सेफ साइड के लिए यूज करा है। सपोज करो यहां पर पार्टिकल साइज हुई 150 नैनोमीटर। कितनी हुई? 150 नैनोमीटर। मतलब मैं कह सकता हूं पार्टिकल साइज लगभग लगभग इसी के बराबर ही है। पार्टिकल साइज लगभग लगभग इसी के बराबर है, तो वो पार्टिकल्स शो कर लेंगे। पर अगर सपोज करो पार्टिकल साइज हुई 5000 नैनोमीटर, 6000 नैनोमीटर, 10,000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, तो शो नहीं करेगा। तो इन जनरल अगर पूछ ले तो भाई टिंडल इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन सस्पेंशन शो नहीं करता। इन जनरल अपन को आंसर देना है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसमें किसी को भी डाउट है तो बोल दो। आपको ये टेबल जब भी कोई भी पूछे, आपको कैसे आंसर करना है? ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, सस्पेंशन का एग्जांपल सैंड इन वाटर। इनके बीच की जो भी प्रॉपर्टी होगी तो कोलाइड शो करेगा। और मजेदार बात यह है कि 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर, हाँ दिखाएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या बात है ना? अब यहां पर अपन को क्या पढ़ना है? कोलॉइड पढ़ना है। ठीक है। अ कोलॉइडल सिस्टम इज मेड ऑफ 2 फेजेस। 2 फेज होने के कारण इसे बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस। अब यहां पर जैसे अपन ने ट्रू सोल्यूशन में देखा था ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे यहां पर भी सोल्यूशन को अपन 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता क्या, इसको देखेंगे एक बार। The substance distributed as the colloidal particles is called dispersed phase or internal phase or the discontinuous phase. इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे? DP. The continuous phase in which the colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. प्यार से क्या बोलेंगे? DM. ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर, क्या बोल दिया आपने? सुनना ध्यान से, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें 2 फेज होते हैं। एक होता है डीपी, दूसरा होता है डीएम, है ना? पूरा अब नाम नहीं बोलेंगे अपन, प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीपी और डीएम। अब सुनना ध्यान से, जैसे अपन सॉल्यूशंस चैप्टर अपन ने पढ़ा था, वहां पर क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे यहाँ पर क्या होता है? डीपी और डीएम, है ना? अब ये डीपी क्या होता है और डीएम क्या होता है, इसको समझना। जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? डीपी बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डीपी बोलते हैं। और इन कोलाइडल पार्टिकल्स को जिस कंटीन्यूअस फेज में मैं डिस्पर्स कर रहा हूं, कोलाइडल पार्टिकल्स को जिस कंटीन्यूअस फेज में मैं डिस्पर्स कर रहा हूं, उसे बोलते हैं डीएम। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो सॉल्यूट होता है वो डीपी और जो सॉल्वेंट होता है वो डीएम। अब अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं आपके सामने, सोल्यूशन ऑफ कॉपर इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ कॉपर इन वाटर, तो कॉपर पार्टिकल्स क्या होंगे? डीपी या डीएम? डीपी होंगे। और वाटर क्या होगा? ये बात समझ में आती है? बस यही है। सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें बोलेंगे डीपी, और जिस कंटीन्यूअस फेज में उन पार्टिकल्स को मैं फैला रहा हूं, डिस्पर्स कर रहा हूं, उन्हें बोलेंगे अपन डीएम। ठीक है। A colloidal solution of copper and water, copper particles क्या होंगे? डीपी, एंड वाटर क्या होगा? डीएम। Depending on the DP and DM, colloidal solutions can be classified by 3 ways. Colloidal solution को अपन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 पार्ट्स में कैसे क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, नेक्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, और नेक्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन डीपी और डीएम के बेसिस पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, interaction between DP and DM, and type of DP particles. On the basis of physical state of DP and DM, अपन solutions को 8 parts में classify करते हैं। ठीक है। On the basis of interaction between DP and DM, अपन solution को 2 parts में classify करते हैं, lyophilic solutions and lyophobic solutions. And on the basis of type of DP particles, अपन solution को 3 parts में classify करते हैं, that is multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids. मींस सभी को अपन को पढ़ना है, एंड एट द एंड अपन को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। ये पूरी टेबल याद करनी है अपन को, और ये टेबल
2-3 बार यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछ रखी है। आप तो चलो ठीक है, पर ये याद करनी है। हर एक एग्जाम्पल याद करना है यार। ये हमेशा मेरे पे क्यों डोल देते हो यार? मतलब कुछ भी ऐसा दिखाई देता है मेरे पे, सर आप कराओगे। क्या कह रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? आप हो तो मुमकिन है लड्डू। अब इधर देखो। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही लाइन है, मेरे कारण कुछ भी मुमकिन नहीं है, एलन है तो मुमकिन है ना? मैं तो एक छोटा सा नौकर हूं उसका। अच्छा इधर देखो, ये पूरा ना अपन को याद करना है, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना? इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप सपोज करो कुछ सी से याद कर लो। अब सी से तो बहुत सारी चीजें होती हैं। चीज भी होता है, कट भी होता है, ध्यान से पानी पीना। चीज भी होता है, कट भी होता है, क्लाउड भी होता है, कॉर्क भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? तो कोई ट्रिक नहीं बन सकती, एक चीज समझ में आती है, कोई भी ट्रिक नहीं बन सकती यहाँ पर। पहली चीज तो, दूसरी चीज समझना है यहाँ पर, अपन को क्या क्या याद करना है, क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर पता है क्या पूछ सकता है? ये जो चीज है इसका डीपी क्या होगा और डीएम क्या होगा। चीज का डीपी डीएम क्या होगा? लिक्विड और सॉलिड। ठीक है। चीज कौन सा सोल्यूशन है? जेल सोल्यूशन है। तो मतलब हर एक चीज याद करनी पड़ेगी एक एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। है ना? और ऐसे भी पूछ सकता है जो सोल है उसका डीपीडीएम क्या होगा? सॉलिड लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें अपन को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन? ये तो चीज समझ में आती है, कोई ट्रिक नहीं बन सकती इसकी, वरना पता नहीं कितनी सारी लाइनें बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। लिख लिख भी नहीं कर सकते, रट रट के भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज करोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। समझ सकते हैं, बस बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसको समझ समझ के पढ़ेंगे अपन। अब इसको देखना, वैसे कोई भी टेक्निक नहीं है, कोई सी भी इसकी ट्रिक नहीं है, कोई सी भी किताब में नहीं लिखा, किताबों में बस ये टेबल बनी हुई है। मैं आपको पहले ही चीज बता देता हूँ। अगर कोई मेरे से बाहर पूछना है सर ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करके याद करना है इसको, तो ऐसे ही करना है जैसे करना है। ट्रिक और टेक्निक्स में या जो फंडे होते हैं ना, उसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कैसे आपने सोचा, सोच लिया बस, है ना? अब बिल्कुल जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है ना, जो भी मैंने बचपन से चीजें एक्सपीरियंस करी है वो सारी यहाँ पे डाल रखी मैंने पूरे सब्जेक्ट में। अब सुनना ध्यान से, बचपन में एक गेम खेलता था, शायद आप भी खेलते होंगे। दूर से देखा तो कुछ नजर आया, पास आके देखा तो कुछ और नजर आया। ये ऐसा गेम खेलते थे। उसमें ऐसा होता था कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे, है ना? ये ऐसा होता था, समझना है इसको। और इसमें क्या होता था कि अगर मैंने ऐसी कोई लाइन बोली, सामने वाला हंस गया तो मेरे 1 पॉइंट, और आपने एक लाइन बोली, मैं हंस गया तो आपके 1 पॉइंट, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते थे वो जीतता था, है ना? ये ऐसे गेम खेलते थे। दूर से देखा तो कुछ और नजर आया, पास आके देखा तो कुछ कुछ नजर आया, बहुत सारी चीजें, है ना? दूर से देखा तो कपड़े सूख रहे थे, पास आके देखा तो कपड़े गायब। मतलब ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं। अब इधर समझो, आपको पता है मैं कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करता हूं। अब इधर कैसे अप्लाई करेंगे समझना। दूर से देखा, दूर से देखा तो डीएम नजर आया, पास आके देखा तो डीपी नजर आया, है ना? जिस भी सोल्यूशन को दूर से देख रहे हो और जो फेज आपको दूर से देखने पे नजर आ रहा है उसे बोलेंगे डीएम, और झांक के देखने पर नजर जो भी आया है उसे बोलेंगे डीपी। बात समझ में आ रही है? तो कैसे याद रखेंगे? दूर से देखा तो डीएम नजर आया, पास आके देखा डीपी नजर आया। ये बात समझ में आ रही है? अब देखते रहना और समझते रहना, एक एक एग्जाम्पल लूंगा, इसलिए मेरे को 5 लेक्चर लगते हैं, वैसे 4 लेक्चर ही होते हैं। इधर देखो, डीएम क्या है? लिक्विड। डीपी क्या है? गैस। सोल्यूशन का नाम क्या है? फोम। इन सोल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो एग्जांपल की बात करते हैं। विप्ड क्रीम, जिसको जो भी एग्जांपल पहली बार सुनाई में आए वो कहीं लिख लेना कि भाई विप्ड क्रीम ये होती है। विप्ड क्रीम क्या होती है? केक के ऊपर जो आइसिंग करते हैं, केक के ऊपर जो क्रीम होती है उसे बोलते हैं विप्ड क्रीम। ठीक है, सुनते भी रहना, लिखते भी रहना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले विप्ड क्रीम की, तो कभी अच्छा सा अमीर केक खाओगे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का केक खाओगे, तो उसके ऊपर क्या होगी? क्रीम होगी, है ना? उसके ऊपर क्या होगी? क्रीम होगी, विप्ड क्रीम जिसे अपन कहते हैं, है ना? अब आप देखना, वो जो ऊपर क्रीम होती है, क्या उसकी फैलने की टेंडेंसी होती है? फैलने की टेंडेंसी होती है क्या? घोंचू फैलेगी तभी तो लगाओगे, फैलती है नहीं फैलती है?
नहीं फैलती? आप हाथ में ले तो नहीं आती? सबसे पहले तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में समझो। आपको तो सॉलिड लिक्विड गैस भी नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, क्रीम जो है उसमें यूं ऐसे उंगली डाल सकते हो? निकाल सकते हो? अगर सॉलिड होता तो नहीं डाल पाते, सॉलिड होता नहीं डाल पाते। बात समझ में आ रही है? गैस होता तो रहती नहीं, उड़ जाती। जो भी डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखे, जो भी फैलने की टेंडेंसी रखे, जो भी बहने की टेंडेंसी रखे, उसे बोलते हैं लिक्विड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे बताओ, जो केक के ऊपर आइसिंग करते हैं, जिस क्रीम से आइसिंग करते हैं, क्या वो फैलती है? फैलती है ना? ऐसे यूं लगा भी सकते हैं, है ना? फैलती भी है। मतलब दिखाई कैसी दे रही है? लिक्विड। और अगर अपन ऐसे बात करें तो दूसरा फेज जानने की कोशिश करें, वो फ्लफी फ्लफी होती है। फ्लफी फ्लफी होती है। अब फ्लफी फ्लफी है मतलब फ्लफीनेस इसलिए क्योंकि अंदर क्या है? एयर पॉकेट्स हैं, तभी वो फ्लफी फ्लफी है ना? उसके अंदर क्या है? एयर पॉकेट्स हैं, इसलिए वो क्या है? फ्लफी फ्लफी है। नेक्स्ट एग्जांपल, शेविंग क्रीम। कभी करी होगी शेव? नहीं करी होगी तो किसी को देखा होगा करते हुए। तो जब वो करते हैं तो वो पूरा यूं ऐसे बिल्कुल बाबा बन जाते हो, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, वो बहती है नहीं बहती है? बहती है, डिस्पर्स होती है ना? अब सॉलिड होता तो ऐसे फैलता नहीं, गैस होता तो उड़ जाता। फैल पा रहा है, ऐसे यूं 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 भी कर पा रहे हैं, फैल रही है, मतलब क्या है? लिक्विड। पर उसके अंदर झांकना अच्छे से, एयर पॉकेट्स होंगी, एयर पॉकेट्स होती हैं, मतलब क्या है? डीपी क्या है? गैस। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सोडा वाटर। याद करो, देखो दिखता कैसा है? पानी, मतलब लिक्विड। पीने के बाद याद करो क्या निकालते रहते हो? निकालते हो मतलब अंदर क्या है? गैस भरी पड़ी है ना? नेक्स्ट क्या है? सोप लेदर। याद करो, कभी बाल धोते होंगे तो ऐसे यूं लड्डू बना लेते हो, और वो जो सोप लेदर होता है वो यूं ऐसे यूं बहता भी रहता है ना? यूं बहता रहता है, मतलब ये क्या बता रहा है? लिक्विड बता रहा है ना? अब उस सोप लेदर को देखना आप, उसमें बबल्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? बबल्स होते हैं। तो मतलब अंदर क्या है? गैस। हो जाएगा याद? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है सॉलिड सोल। मतलब दूर से देखा तो सॉलिड नजर आया, पास आके देखने पे क्या नजर आया? गैस नजर आया। दूर से देख रहे हैं कॉर्क। कभी मौका मिले अच्छी सी पीने का या खरीदने का, तो शैंपेन जो होती है, शैंपेन की जो बॉटल होती है, उस पर आगे कॉर्क लगी रहती है। ढक्कन नहीं होता है, कॉर्क होता है ना? अब कॉर्क की बात करें तो कॉर्क जो दिखती है वो सॉलिड होती है। कभी देखा होगा कॉर्क को, तो सॉलिड होती है, पर अगर उसको ये स्क्वीज करो, पिचकू पिचकू होती है वो, थोड़ी सी पिचकती है वो। अंदर क्या है? गैस है, इसलिए वो पिचक पा रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। प्यूमाइस स्टोन। घर में आपके जितने भी बुजुर्ग होंगे वो नहाते समय एड़ियां साफ करते होंगे एक पर्टिकुलर स्टोन से, देखा होगा आपने, है ना? पर्टिकुलर एक स्टोन पड़ा रहता है घर में, है ना? वो नॉर्मल पत्थर नहीं होता जो रोड पे मिलता है, उससे अगर साफ करोगे ना, पैर नहीं रहेगा, वो पत्थर रहेगा। पर अगर प्यूमाइस स्टोन से साफ करोगे ना, पैर रह जाएगा, पत्थर गलता रहता है, गलता रहता है, गलता रहता है, और एक टाइम ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगा, फिर वो नया खरीदना पड़ेगा। जो प्यूमाइस स्टोन होता है ना, प्यूमाइस स्टोन कैसा होता है? सॉलिड होता है, पर उसके अंदर क्या होती है? एयर पॉकेट्स होती हैं, गैस पॉकेट्स होती हैं, जिसके कारण वो टाइम के साथ गलता रहता है, गलता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है वो खत्म हो जाता है, फिर नया खरीदना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोम रबर। फोम रबर का मतलब क्या होता है? मेट्रेस, गद्दा जिसपे सोते हो। मुझे एक बात बताओ, दूर से देखो, चढ़ो मत अभी उस पे, दूर से देखो तो सॉलिड नजर आएगा, अब उस पे कूदो, ऐसे ऐसे होता है। अब वो ऐसे ऐसे हो क्यों पा रहा है? अंदर क्या है? एयर पॉकेट्स हैं। दूर से देखा तो सॉलिड नजर आया, पास आके देखा तो गैस नजर आया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्रेड, दूर से कैसे दिखती है? सॉलिड। अगर लिक्विड होती तो बह जाती, गैस होती तो उड़ जाती, पड़ी है सॉलिड। उसको देखो यूं झांक के, एयर पॉकेट्स होती हैं, होल्स होते हैं, है ना? केक की बात करें, केक भी किससे बना रहता है? ब्रेड से ही बना रहता है ना? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दूर से देखा तो गैस नजर आई, पास आके देखा तो लिक्विड नजर आई। दूर से देखो। फॉग मिस्ट कैसे दिखते हैं? गैस नजर आते हैं। फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? फॉग में विजिबिलिटी कम होती है, मिस्ट में विजिबिलिटी ज्यादा होती है। फॉग में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, मिस्ट में ज्यादा दूर तक देख पाते हो आप। होती दोनों सेम ही है, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। अब दिख कैसी रही है? गैस नजर आ रही है। अब कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे किसी के साथ, या खुद गए होंगे या घर वालों के साथ गए होंगे, तो विंटर सीजन में जाओगे तो बहुत जब डेंस फॉग होगा ना, तो एट दी एंड आपको निकल कर उस विंड स्क्रीन को ना कपड़े से साफ करना पड़ेगा। गाड़ी में कितनी भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी क्यों ना हो,
वो उसको नहीं साफ कर पाएगी, एक ऐसा लिमिट आई जाती है। तो फिर क्या करना होगा, कपड़े से साफ करना पड़ेगा, है ना। वो जो कपड़ा होता है ना, गीला हो जाता है। दूर से दिख रही है गैस, पास आके देखा तो लिक्विड, दूसरा फेज और निकल कर आ रहा है, लिक्विड है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लाउड्स की, क्लाउड्स दिखते कैसे हैं, गैस, पर अंदर क्या भरा रहता है, वाटर, तभी तो बारिश होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंसेक्टिसाइड स्प्रेस की, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, गैस, पर यहां स्प्रे करना जरा, लिक्विड लिक्विड गीला हो जाएगा, ये दिखाई दी गैस, पास से देखा, पास से लिक्विड। ये बात समझ में आ रही है? अरे हो रहे नहीं हो रहे एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हो जाएगा ना ऐसे। और मजेदार मैं बताऊं, ऑप्शन दे रखेगा एक सेमिनार, ऑप्शन दे रखे, हम पे दिखाएगा तो सब हो जाएगा। एक बार दिखा दिया तो अपन को पता है कैसे करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिल्क, यहां पर देखो, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, कोल्ड क्रीम, ये किसके एग्जाम्पल है, इमल्शन। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, यहीं पे मैं समझा रहा हूं आपको। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, नाम से समझ में आ रहा है। देखो इमल्शन की बात करें तो दूर से देखा लिक्विड, पास से भी दिख रहा है लिक्विड, है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अब ऑयल इन वाटर अंग्रेजी से क्या समझ में आ रहा है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मतलब बाहर क्या है वाटर, अंदर क्या है ऑयल, ऑयल इन वाटर। दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल मतलब अंदर क्या है वाटर, बाहर क्या है ऑयल। ठीक है, ये कहीं भी नहीं दे रखा है कि इसको ऐसे पहचानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन तो पहचान सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ऑयल इन वाटर की, ऑयल अंदर वाटर बाहर, तो जब भी ऐसे सॉल्यूशंस को आप टच करोगे ना, वो बाहर से वाटरी अपीयरेंस होगा। वाटरी अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, वो चिपचिपा नहीं होगा। पर अगर मैं बात कर दूं वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल मतलब बाहर क्या है ऑयल, वो चिपचिपा होगा। बस ऐसे आप पहचान सकते हो, वरना तो सारे एग्जाम्पल रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब इधर सबसे पहले मैं बात करूं बटर की। बटर दिखता कैसा है, लिक्विड नजर आता है। अमूल बटर की बात नहीं कर रहा हूं जो जमा रखा है आपने, है ना, जमे हुए की बात नहीं कर रहा हूं। जो घर में घी होता है ना, जो किचन में पड़ा रहता है, वो रूम टेम्परेचर पे होता है ना, लिक्विड होता है। अब बटर को भी बाहर रखो ना, फिर अमूल बटर को भी बाहर रखो, वो भी लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट, है ना। तो अगर मैं बात करूं जो घर का घी होता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, लिक्विड। अंदर भी झांकोगे तो वाटर मिलेगा आपको, अंदर भी झांकोगे ना जो वाटर मिलेगा, क्योंकि जब घर में कभी देखना घी बनते हुए कैसे बनता है, उसकी जो क्रीम होती है ना, क्रीम को पता है क्या करते हैं, ऐसे लड्डू बनाते हैं उसके, है ना। मुझे पता है अच्छे से कैसे बनता है, लड्डू बनाते हैं उसका, और उससे क्या करते हैं, उसको यूं बिल्कुल ऐसे स्क्वीज करते हैं ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए, क्योंकि जितना पानी निकलेगा उतना अच्छा घी बनेगा, और उतना कम देर तक आपको उसको सेकना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। घर में मम्मी भी वो धीरे धीरे करके मलाइयां इकट्ठी करती होंगी, और पता नहीं 4-5 महीने में एक बार इकट्ठी करके बनाएंगी, है ना। तो वो अब देखना, वो पहले पानी निकालने की कोशिश करेंगे उसमें से, है ना। तो बाहर से क्या नजर आ रहा है, ऑयल, अंदर भी क्या है, लिक्विड ही है, और लिक्विड कौन है, वाटर। बाहर भी लिक्विड, अंदर भी लिक्विड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बटर की बात करूं, बटर अपीयरेंस जो होगा चिपचिपा होगा, तो आप मुझे बताओ ये किसका एग्जांपल है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है। कोल्ड क्रीम, क्रीम डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखती है, मतलब लिक्विड। कभी एक्सपायर करा देना उसको, देखा होगा बहुत बार आपके घर में क्रीम एक्सपायर भी हुई होगी। तो जब एक्सपायर हो जाती है क्रीम, तो ऊपर तो पानी आ जाता है, और नीचे नीचे क्या आ जाता है, वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप का वो रह जाता है ना। उसको वापस से शेक करोगे, वो अपने आप वापस से क्रीम बन जाएगी। पर ये कब कंडीशन आती है, जब वो एक्सपायर हो जाती है ना। तो दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्मल क्रीम है वो फैल पा रही है। अब अगर वो डिस्पर्स हो पा रही है, मतलब क्या है, लिक्विड। जब वो एक्सपायर होगी तो ऊपर पानी नजर आएगा आपको, मतलब दूसरा फेस कौन सा नजर आ रहा है, लिक्विड नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, कोल्ड क्रीम की बात करें तो जब यूं हाथ पे लेते हैं तो चिपचिपी होती है क्या, ऑयली होती है नहीं होती है, बताओ। अरे कोल्ड क्रीम की खास बात ही ये होती है, वो आपके हाथ पैर नहीं फटने देती है। कोल्ड क्रीम कब लगाते हो, गर्मियों में, सर्दियों में? सर्दियों में क्यों लगाते हैं, हाँ, पता ही नहीं अपन कब लगा रहे हैं, कौन सी क्रीम लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, वो लड़कियों का थोड़ा सा डिपार्टमेंट रहता है ना। तो कोल्ड क्रीम की बात करें, उसका अपीयरेंस ऑयली अपीयरेंस रहता है।
आप गर्मी में कभी भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल पसीने पसीने में हो जाओगे, है ना। तो कोल्ड क्रीम की बात करें, ऑयली अपीयरेंस, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? वाटर इन ऑयल, मतलब बाहर क्या है ऑयल, अंदर क्या है वाटर, ठीक है। अपीयरेंस इसका स्टिकी स्टिकी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिल्की, मिल्क में उंगली डालो चिपचिपी लगाती है क्या? ऐसा कौन सा दूध पीते हो जो चिपचिपा नजर चिपचिपा नजर नहीं आता यार, चिपचिपा नजर आता है दूध है, चिपचिपा नजर आता है ना, तो चिपचिपा नहीं होता वो, है ना। मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अरे सच सच बताओ, चिपचिपा होता है क्या यार दूध यार? नहीं होता यार, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मिल्क की बात करूं, मिल्क दिखता कैसा है? लिक्विड। अंदर भी क्या होता है? लिक्विड ही होता है। शायद आपको किसी ने बताया होगा कि जो मिल्क होता है उसमें लिक्विड फैट्स होते हैं, लिक्विड फैट्स होते हैं। लिक्विड फैट का मतलब क्या होता है? ऑयल। लिक्विड फैट्स का मतलब क्या होता है? ऑयल। मतलब वाटर के अंदर क्या होता है? लिक्विड फैट होता है। मतलब बाहर भी क्या है? लिक्विड, अंदर भी क्या है? लिक्विड। बाहर क्या है? वाटर, अंदर क्या है? ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें, हेयर क्रीम की बात करें, हेयर क्रीम लगाते होंगे, डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखता है, देखा होगा आपने, पता होगा हेयर क्रीम क्या होती है, डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखती है, फैलती है, मतलब लिक्विड। एक्सपायर करा देना कभी, पानी ऊपर आ जाएगा, क्रीम क्रीम नीचे रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूर से देखा तो सॉलिड नजर आया, पास आके देखा तो लिक्विड नजर आया। चीज की बात करें सबसे पहले, चीज दूर से कैसी दिखती है? सॉलिड नजर आती है। पास में लो, उसको ऐसे ही स्क्वीज करो, दूसरा फेज निकालना है ना मुझे, स्क्वीज करो, हाथ गीले हो जाएंगे, है ना। सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कर्ड, जमा हुआ दही, मत छेड़ो उसके साथ, छेड़छाड़ी मत करो। अब देखो उसको कैसा नजर आएगा? सॉलिड नजर आएगा। फोड़ो उसको, पानी ने पता नहीं कहां से निकल कर आएगा, आएगा निकल के पानी, दिख रहा है सॉलिड, अंदर क्या है? लिक्विड। जेलीज की बात करें, बचपन में जेलीज खाई होंगी, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, बहती नहीं है यूं यूं करके, है ना, सॉलिड होती है, पर अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, डब्बी खोलो, कैसी दिखती है? सॉलिड दिखती है, क्योंकि ऐसे यूं करोगे तो बहेगी नहीं, मतलब सॉलिड है। पर अगर उसको आप ब्रश में लोगे और ऐसे शू पे रब करोगे तो डिस्पर्स होने की टेंडेंसी रखती है, फैलती है, सॉलिड, अंदर क्या है? लिक्विड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें ओपल, ओपल क्या होता है? स्टोन होते हैं, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं ना, वैसे ही क्या होता है? ओपल क्या होता है? स्टोन होता है, ठीक है। जैसे जेमस्टोन्स होता है ना, वैसे ही ओपल भी एक स्टोन होता है। ओपल में खास बात क्या होती है? उसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 12 to 15% वाटर होता है उसमें, ठीक है। 12 to 15% वाटर होता है, मतलब स्टोन है, मतलब दिखाई कैसे देगा? सॉलिड, अंदर क्या है? लिक्विड। तो ओपल लिख लेना, ओपल आपने नाम भी सुना होगा, ओपल स्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, दिखाई कैसे दे? गैस, अंदर क्या हो? सॉलिड। डस्ट, स्मोक, डस्ट और स्मोक कैसी नजर आती है? गैस नजर आती है ना। अब कभी जब भी डस्ट या स्मोक या आंधी तूफान चल रहा होगा, अंदर घुस जाना उसके, मजा आ जाएगा, बिल्कुल काले भूत ने बन के निकल गया हो गया, दिखेगा दूर से गैस है, वाह 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 वाह, अंदर जाना पूरा काला मुंह होकर आएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल मुंह पे लगे हुए मिलेंगे आपको, मतलब अंदर क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सूट इन एयर, सूट इन एयर क्या होता है? इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन, कोटा में रह के ही समझ सकते हैं, इसलिए कोटा में एग्रो पढ़ने। यहाँ पर आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट है, दूर से देखो धुआं निकलता है, किस कलर का होता है? काला काला होता है। अच्छा दूर से क्या नजर आ रहा है? गैस नजर आ रहा है ना। कभी अगर मौका मिले उस चिमनी पे चढ़ जाना यूं यूं करके, वो जो गोलू है ना, गोलू, उसके यूं मुंह डाल के देखना, मस्त काले भूत बनकर निकल कर आओगे, घर वाले पहचानने से मना कर देंगे। उसमें क्या होगी? सूट है, सूट होती है, कार्बन अनबर्न, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मतलब अंदर क्या है? सॉलिड है। दूर से दिख रहा है तो गैस, अंदर क्या है? सॉलिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, दूर से देखा तो लिक्विड नजर आया, पास आके देखा तो सॉलिड नजर आया। इंक, इंक का मैंने फॉर्मेशन बताया था कैसे बनता है, पानी में जब अपन कलर डाई घोलते हैं तो इंक बनती है, मतलब दूर से देखा तो लिक्विड, अंदर क्या है? कलर्ड पार्टिकल्स है, सॉलिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड
कि बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है मेडिकल साइंस में, ट्यूमर डिटेक्ट करने में काम आता है और साथ ही साथ टॉक्सिक गैसेस को डिटेक्ट करने में काम आता है। अब कोलाइडल गोल्ड की बात करें, कोलाइडल मतलब कोलाइड का सोल्यूशन है ना, कोलाइडल मतलब कोलाइड का सोल्यूशन है। अब इसमें क्या है, गोल्ड पार्टिकल्स, तो आप ऐसे समझ लो कोलाइडल गोल्ड क्या है, गोल्ड का सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब दिखाई कैसा देगा, लिक्विड, अंदर क्या होंगे, गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स मतलब क्या है, सॉलिड। पेंट की बात करें, जब कभी आपके घर में पुताई हुई होगी, है ना, तो बड़ा सा डब्बा लेकर आते हैं पेंट का, है ना। अब जब उसको खोलते हो तो कैसा दिखता है, लिक्विड नजर आता है। जब पेंटर किसी में खाली करता है वो, तो हमेशा देखना नीचे नीचे एक सॉलिड रेसिड्यू रहता है। फिर वो पेंटर क्या करता है, और पानी डालता है और उसको घोलता है, अंदर क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेल फ्लूइड्स की, सेल फ्लूइड्स दिखते कैसे हैं, लिक्विड नजर आते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं, सॉलिड। सिल्ट की बात करें, कभी मौका मिला होगा अगर आपको सी शोर पे किसी के साथ क्या खुद अकेले खड़े रहना तो सी शोर पे गए होंगे ना यार। इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो ध्यान रखना, जब आप जाओगे, है ना, अभी आपकी उम्र भी नहीं है, जब आप आ जाओगे, जब आप जाओगे तो होगा क्या, जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते रहोगे ना, है ना, तो होगा क्या कि मान लो आप के घुटने तक पानी भर गया, है ना, उससे ज्यादा आगे भी नहीं जाना होता, क्योंकि क्या होता है, वो जो बहाव होता है ना, आपको अंदर खींच ले जाता है। कभी हर चीज हमेशा ध्यान रखना, भले कितने अच्छे भी क्यों स्विमर ना हो आप, अंदर तक मत जाना ज्यादा। घुटने तक सही है, थोड़ा सा ऊपर तक, यहाँ तक भी सही है, पर ज्यादा अंदर तक मत जाना, वो आपको अंदर खींचता ले जाएगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं, जब आपके यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो जब बहाव आता है ना, वेव्स आती है ना, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। पर उसके साथ पता है छोटे 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 सिल्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, आपको ऐसा लगता है कुछ छूकर निकल गया, हमेशा ऐसा लगेगा। वो सैंड पार्टिकल्स नहीं होते, वो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे ही पानी जाएगा वो भी निकल जाएंगे, है ना। तो वो जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं सिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, तो दिखाई कैसा दे रहा है, लिक्विड आ रहा है, और अंदर क्या है, सॉलिड है। दिखाई भी दे सॉलिड, अंदर भी हो सॉलिड। रूबी ग्लासेस, रूबी ग्लासेस की बात करें, जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं, जितने भी ग्लासेस होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, सॉलिड, अंदर भी क्या होते हैं, सॉलिड। जेमस्टोन्स पता है क्या होता है ना, पुखराज, नीलम, ऐसा नाम सुना है ना, ये जेमस्टोन्स होते हैं, है ना, ये जेमस्टोन्स होते हैं। सफायर ऐसे सुना होगा ना, सफायर, रूबी, एमरल्ड, है ना, ये क्या होते हैं, सारे जेमस्टोन्स होते हैं। हाँ, ये क्या होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं। अब अगर मैं जेमस्टोन्स और ग्लास की बात करूं, तो दिखाई कैसे देंगे, सॉलिड। कभी आपने ग्लास का क्रॉस सेक्शन देखा होगा, अगर क्रॉस सेक्शन देखा होगा तो अंदर की तरफ आप देखना, वो हमेशा वहां पर लेयर्स लेयर्स होती है ना, अंदर की तरफ क्या होती है, लेयर्स होती है। या कभी आपने कांच टूटते हुए देखा होगा रोड पर, जब वो बिखरेगा तब भी वो सॉलिड ही नजर आएगा, मतलब अंदर भी क्या है, सॉलिड, बाहर भी है सॉलिड, ठीक है। और अच्छे जेमस्टोन की पहचान ही ये होती है कि जब भी वो जेमस्टोन्स को अच्छे से देखते हैं ना, किसी लेंस से देखते हैं, तो अंदर क्या होते हैं, रॉक्स के जो होते हैं ना, निशान होते हैं, रेशे होते हैं, वो ये बताते हैं कि जेमस्टोन जो है ये प्योर है, अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स भी आपने देखा होगा, उसको तोड़ना, मिनरल को दिखता कैसा है, सॉलिड, वापस तोड़ोगे वापस सॉलिड ही नजर आएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल हो गए, ये बात समझ में आ रही है, हाँ, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, इसको ऐसे समझना, अपने आप याद होंगे। अब डाउट ही आएगा, सर एक बात बताओ, एग्जाम्पल तो याद कर लिए, है ना, हाँ। ओपल स्टोन मैंने बताया था ना, स्टोन होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ओपल पहनते हैं जैसे जेमस्टोन्स की तरह पहनते हैं ना, वैसे ही उसको भी पहनते हैं, जेमस्टोन जैसा ही होता है ना, लोग पहनते हैं उसको, ओपल स्टोन पहनते हैं, किसी किसी को बोलते हैं कि पहनना चाहिए, किसी किसी रीजन के लिए होता है ये, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए, है ना। पूछ लूं एग्जाम्पल, बूट पॉलिश दिखता कैसा है, अंदर क्या होता है, समझ में आ रही है बात, ये भी याद है, जेल है, अभी वो याद नहीं, वो तो याद ही नहीं कराया, इतना ज्यादा आगे मत जाओ, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं, मेट्रेस, सॉलिड, अंदर, अंदर क्या होता है, मतलब डीएम क्या होगा, डीएम क्या होगा, सॉलिड, और डीपी क्या होगा, ये बात समझना मिनरल,
सॉलिड सॉलिड। इंसेक्टिसाइड स्प्रे दिखती कैसी है? डीएम क्या होगा? डीएम डीएम। और डीपी क्या होगा? आ रहा है समझ में? हो जाएंगे ना ऐसे? बिल्कुल हो चुके हैं। एक बार एक काम करना, घर पे जाके चेक कर लेना। एक चीज मैं बताता हूँ आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारा टेस्ट आ रहा है संडे को, कभी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी मत करना। आगे भी मैं बिल्कुल एक एडवाइस देके जाता हूँ, है ना। देखो आगे बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जहां पर टेस्ट से पहले तो छुट्टी भूल जाना, क्योंकि एंथ्यूज है 6 साल से, तो मैं खुद देख रहा हूँ कि टेस्ट से पहले छुट्टी नहीं होती एंथ्यूज में, किसी भी पूछ लेना आप। दूसरी चीज, आगे भी नहीं मिलेगी छुट्टी, है ना। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे भले कितना भी आगे वाला फेज हो, इसका रीजन है आपका पता है, बहुत भयंकर वाले एडवांटेज में हो आप। 2 टर्म होते हैं अब बोर्ड के। हमारा ये टारगेट है कि आपका मतलब पहले टर्म से पहले ही आपका 1 महीने का गैप में आपका सिलेबस सारा कंप्लीट करा दें, ताकि आपको टर्म 1 के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिसमें डाउट है वो भी आप अच्छे से क्लियर कर पाओ टीचर से। ठीक है, तो ये टारगेट है और ये टारगेट आसानी से अचीव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी मत करना, क्योंकि ये तो क्या है, टेस्ट में जो होता है ना प्रैक्टिस सेशन, नेट प्रैक्टिस जो होती है ना, वो ये नेट प्रैक्टिस ही चल रही है। अपन को हमेशा पता है टारगेट जो है ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बहुत बार क्या होता है, अपन ये गलत मेथोडोलॉजी लगा लेते हैं कि अरे यार संडे को टेस्ट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आज, या फ्राइडे सैटरडे को जो पढ़ाया जाएगा उसको छोड़ देते हैं, संडे के टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर बाद में करेंगे उसको। वो बाद ही रह जाता है और वो पाइल अप होता जाता है। सैटरडे को भी जो भी पढ़ाया जाएगा वो भी रिवाइज करना है। अगर आपके टेस्ट की तैयारी करनी है ना आपको, तो टेस्ट की तैयारी पता है फ्राइडे सैटरडे बैठ के नहीं होती। फ्राइडे सैटरडे बैठ के नहीं होती। एक दिन पहले बैठ के टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते, 2 दिन पहले बैठ के टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते। नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, 100 चैप्टर आएंगे। 100 चैप्टर में से ऐसे बहुत सारे 30-35 चैप्टर होंगे जो आपने 15 दिन से छुए नहीं है। आपको खुद ही, अगर आपका बहुत जबरदस्त चैप्टर भी होगा ना, आप खुद ऐसा फील करने लगोगे यार 15 दिन से नहीं पढ़ा, पता नहीं दिमाग में होगा या नहीं होगा। तो आपको खुद को अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है। 15-20 दिन तक अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो एक पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और अपने पता है ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, 2-3 दिन तक की है बस, और खत्म, सब गोलमाल खत्म। तो इस चीज को पता है आपको आगे तक के लिए सोचना पड़ेगा। ये मैं वैसे डिस्कस नहीं करता हूँ, ये तो चलो आज ठीक है, सुबह एनकाउंटर हो गया था मैं इस चीज को लेकर, गर्ल्स कुछ बोल रही थी तो इसलिए मैंने उनको समझाया, तो मैंने कहा आपको भी समझा देता हूँ, फिर मैं सारा चीजें सेम सेम ही डिलीवर करता हूँ लेक्चर में। तो जब भी आप कभी भी टेस्ट आए, टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है अपन को। और अगर टेस्ट की तैयारी करनी है ना तो फ्राइडे थर्सडे तक हो जानी चाहिए आपकी, वेडनेसडे थर्सडे तक। वेडनेसडे थर्सडे तक आपकी टेस्ट की तैयारी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो गलत है। आप सोचो कि मैं फ्राइडे और सैटरडे को बैठ के बिल्कुल ठूस लूं दिमाग में और अगले दिन जाके उल्टी करे आऊं, ये गलत है बिल्कुल। कब तक करोगे ये? इस टेस्ट में हो जाएगा, अगले वाले टेस्ट में हो जाएगा, 15 से 18 चैप्टर तक तो ये चीज हो जाएगी। फिर जब 30-30 चैप्टर आने लगेंगे फिर क्या करोगे? फिर कहोगे पहले स्टार्टिंग में नंबर अच्छे आते थे अब नहीं आते। तो कहाँ से नंबर आएंगे यार? आपको तो टेस्ट की तैयारी जो होती है वो तो सिर्फ आपकी बेस्ट तैयारी किसके लिए, जब छोटे से चैप्टर आए, कम चैप्टर आए, तभी तो नंबर ला पा रहे हो आप। 100 चैप्टर के लिए तो नंबर ला ही नहीं रहे हो आप, तो उस चीज के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे हो। कोई अच्छा खेल लेता है 5-6 ओवर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो 50 ओवर अच्छे खेल लेगा। उसको तो स्टेमिना बनाना पड़ेगा ना यार, 50 ओवर तक के लिए भी खेलने के लिए। कभी कभार बहुत सारे टिक जाते हैं 50 ओवर तक के लिए। अगर स्टेमिना ही नहीं होगा तो कहां से टिक पाएगा? फिट कहाँ है वो फिर? आप फिट नहीं हो फिर, फिट बनो। मुझे पता है नहीं हो, पर अगर आज रियलाइज कर लिया ना तब बनने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपना टारगेट ये छोटा मोटा नहीं है यार, अपन को बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, और कभी भी ऐसी चीजें हो ना तो या तो किसी से गाइडेंस ले लिया करो, या खुद के पास आपने, भगवान ने दिया है आपको, इतने मैच्योर हो चुके हो तो आप अपनी प्लानिंग बना के चलो। आपने जो गलतियां, पहले लेक्चर में मैंने बोला था मॉड्यूल को कैसे बनाना है, सारी चीजें समझाई थी, क्योंकि मुझे पता है गलत टेक्नोलॉजी मतलब गलत टर्म, मतलब जो गलत कॉन्सेप्ट है, गलत मेथोडोलॉजी लेकर चलते हो आप, उस चीज को मैंने ठीक कर दिया था। आगे भी मुझे थोड़ी ना पता आप क्या क्या लेकर चल रहे हो, क्या क्या, हर स्टूडेंट का अलग लेवल होता है। तो अपने आप दिमाग लगाओ कि मेरे से क्या गलतियां हुई थी। सोचो 2-3 दिन बैठकर आराम से, टेस्ट के बाद सोचना मैं क्या क्या, मैं अपना पूरा प्लान कैसे लेकर चलूंगा। मुझे 1 साल तक के लिए, 1.5 साल तक के लिए अपना पूरा प्लान बनाना है। कैसे प्लान करना है मुझे अपना पूरा ईयर, 1.5 साल,
इवन मैं बता रहा हूँ 1.5 साल भी अगर आप लपक के लग गए ना, फर्स्ट रैंक निकाल सकते हो। ये चीज मैंने देखी है, एक्सपीरियंस करी है मैंने। 700 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं, ये मुझे पता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है, सामने बैठे हुए बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं भी नहीं थे वो 11th में, कहीं भी नंबर नहीं आते थे। 500 550 नंबर आते थे, कहने की बातें होती है फिर बाद में कि हमारे 700 नंबर स्टार्टिंग से आते थे, लड्डू आते थे। उतने ही आते थे जितने आप लोगों के आते हैं, पर उन्होंने आखिरी 1.5 साल लपक के मेहनत कर लेते हैं। मजा आ जाएगा फिर, एक बार घुस गए बहुत मजा आएगा, बहुत लपक के मजा आएगा। फिर ऐश ही ऐश है। ऐसा भी नहीं है कि फिर वापस आगे चैलेंजेस नहीं होंगे। वो बेवकूफ बनाते हैं जो कहते हैं कि आगे चैलेंजेस नहीं हो, फिर वापस नया चैलेंज आएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। एक खत्म तो दूसरा रेडी है, दूसरा खत्म तीसरा रेडी है। ठीक है, बेल बज गई क्या? अब इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी तक अपने सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करे हैं, इनको याद करना बाकी है ना। इसको अपन इस टेबल की मदद से याद कर लेंगे। याद करो, मैंने आपको बताया था गैस गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर 8 टाइप्स के ही पढ़े, 9 टाइप के नहीं पढ़े अपन ने। बात समझ में आ रही है? क्योंकि गैस गैस के इंटरफेस की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ये कोलॉइड पूरा हेट्रोजीनियस है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी ऑल दो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता रिवीजन कैसे करते हैं। जब भी टेस्ट से पहले होता है ना, टेस्ट से पहले मैं रिवीजन कराता हूँ क्लास में। थैंक यू।